वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। वे नहीं आएंगे, बाहरी नेता ने आत्मविश्वास से कहा। वो एक ऐसी महिला थी जिसके लंबे काले बाल लगभग जमीन तक पहुंच रहे थे। उसके बालों में मानो अपनी ही एक जिंदगी थी, मानो वे जिंदा हों। क्या? नेता की बात सुनकर बाहरी लोगों में से एक को आश्चर्य हुआ। वे मर चुके हैं, महिला ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया और कमरे में उपस्थित सभी बाहरी लोगों को चुप करा दिया। नेता के अलावा कमरे में 5 और महिलाएं थीं। हर एक बेहद खूबसूरत थी, अपनी अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ। उनके कपड़े काफी खुले हुए थे, लेकिन उनमें से किसी को भी इससे शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। हर एक के शरीर पर रहस्यमयी शिलालेख थे, जो मानो उनके शरीर पर तैर रहे हों। कमरे में मौजूद 6 महिलाओं में से उनकी नेता के पास सबसे अधिक शिलालेख थे तथा एक अन्य महिला के पास थोड़े कम, लेकिन फिर भी अन्य 4 की तुलना में अधिक शिलालेख थे। अगर ईदान यहाँ होता तो वो उन दोनों को डर से घूर रहा होता। उनके शरीर पर लिखे निशान उन 3 बाहरी लोगों से कहीं ज्यादा थी जिन्हें उसने खुद मारा था। बाहरी लोगों की ताकत का अंदाजा शिलालेखों की संख्या से लगाया जा सकता है कि वे तीनों कमरे में मौजूद बाकी 4 औरतों के बराबर थीं। पोर्टल पर काम कैसा चल रहा है? लीडर ने अपनी सबसे करीबी महिला से पूछा, जिसके पास उसके बाद सबसे अधिक शिलालेख थे। लगभग सब कुछ तैयार है, उसने जवाब दिया। अगर वे तीनों मर गए तो शहर को तबाह करने और अपनी पगडंडी छिपाने की हमारी योजना नाकाम हो गई। हाँ, नेता ने संक्षेप में पुष्टि की। ये सुनकर सभी महिलाएं जो हमेशा मुस्कुराती रहती थीं, उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। पोर्टल चालू करो और सारा सामान दूसरी तरफ भेज दो और फिर खाली कर दो, नेता ने आदेश दिया। जहां तक गांव की बात है, उसे बिना कोई निशान छोड़े नष्ट कर दो। एक औरत ने मुस्कुराते हुए खुशी खुशी ये आदेश स्वीकार कर लिया। उनमें से 4, 2 सबसे मजबूत को छोड़कर आदेश का पालन करने के लिए आगे बढ़ गईं। क्या तुम्हें लगता है कि ये उसका काम है? दूसरी सबसे शक्तिशाली महिला ने अकेले में थोड़ी अनिश्चितता से नेता से पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में, जो अभी विकास के मध्य चरण तक भी नहीं पहुंची है, ऐसे प्राणी भी हैं जो उन्हें हरा सकते हैं। प्रतिबंधों के बावजूद वे इस दुनिया की खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपर हैं। हो सकता है, पर शायद नहीं। उनकी नेता को भी यकीन नहीं था कि इसके पीछे असल में कौन था, लेकिन उसने इस संभावना से इनकार भी नहीं किया। उनकी मौत तुरंत हुई और मरने से पहले उनमें से हर एक प्रकाश तत्व के संपर्क में आया। क्या आपको लगता है कि ये उनकी करतूत है? ये सुनने के बाद कि वे तीनों अपनी मृत्यु से पहले प्रकाश तत्व के संपर्क में आए थे, तो दूसरी सबसे शक्तिशाली महिला को कुछ विशिष्ट प्राणियों पर संदेह होने लगा और उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गया। नेता ने जवाब दिया, कोई नहीं जानता कि वो कौन है या उसने हमें इस दुनिया के निर्देशांक क्यों दिए। ये भी संभव है कि उसने इस दुनिया के निर्देशांक उनके साथ भी उतनी ही सफलता से साझा किए हों। दूसरी महिला को यकीन हो गया कि नेता सही कह रहा था। जिस प्राणी ने उन्हें इस दुनिया में लाया है, वो इन प्राणियों के साथ निर्देशांक साझा कर सकता है। ये दुख की बात है कि हम ये शहर छोड़ रहे हैं। इस दुनिया के तथाकथित जागृत लोगों की तलाश के लिए रंबस सबसे उपयुक्त स्थान था, महिला ने खेदपूर्वक कहा, और नेता ने उसकी सहमति में सिर हिलाया। ये प्राणी इस शहर में कुछ ढूंढ रहा है, वरना वो इस बात से मुंह नहीं मोड़ता कि हमने ऑर्लिन्स वंशावली की उत्तराधिकारी और संघ के नायकों में से एक का अपहरण किया है। लगता है कि जो वो ढूंढ रहा है वो इन दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले उसने हमें इन दोनों को छूने से मना किया था, नेता ने अपनी राय दी। लेकिन असल में क्या? महिला ने नेता से पूछा। शायद उसके नौकर का हत्यारा? शायद, नेता ने उत्तर दिया। ये सब बस उनका अनुमान था। वो प्राणी बहुत रहस्यमयी था। उनकी जाति का कोई भी व्यक्ति उससे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था। सिर्फ उसके प्यादे, तथाकथित प्रेरित और उसके सेवक ही मिले थे। यहाँ तक कि इन 2 शक्तिशाली प्राणियों ने, जिनकी शक्ति संसार की सीमाओं द्वारा सीमित थी, ये नहीं देखा कि शून्य में एक छोटी लोमड़ी उन पर बारीकी से नजर रख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। सारी आवश्यक बातें सुनने के बाद कोको जल्दी से उस स्थान से निकल गई और वहां चली गई जहां कैदियों को रखा गया था। ये सुनकर कि दूसरी दुनिया का द्वार जल्द ही खुल जाएगा और सारा सामान तथा कथित सामान वहां से हट जाएगा, कोको जल्दी जल्दी चलने लगे।
हालांकि पहली नज़र में वो एक छोटी और सीधी सादी लोमड़ी लग रही थी, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं थी। वो जानती थी कि इन सामानों में उसकी मालकिन का छोटा भाई भी शामिल है। मालकिन को नाराज न करने और उनकी मदद करने के लिए कोको अब ये नहीं सोचती थी कि वो ये काम सिर्फ 10 कैंडी के लिए कर रही है। वो ये सब अपनी मालकिन के लिए कर रही थी। कोको ने जल्दी से सभी कैदियों की जांच की और अपनी मालकिन के भाई अरसलान को ढूंढते हुए एक कैमरा निकाला और उसकी कई तस्वीरें खींची। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो ठीक है, वो अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ाने ही वाली थी, तभी अचानक उसे कमरे के कोने में कुछ असामान्य सा दिखाई दिया। आंखें तिरछी करके और पास आकर उसने एक अजीब से छोटे जीव की 2 जोड़ी छोटी छोटी आंखें देखीं जो एक कैदी को गौर से देख रही थी। उन आंखों की दिशा पर ध्यान से नजर रखते हुए कोको को एहसास हुआ कि वो किसका पीछा कर रही थीं। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता नहीं चला कि वे आंखें किसकी थीं। कोको को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अपने स्वामी द्वारा पाला गया और नेड नाम के जिस जीव को वो जानती थी, वो भेष बदलकर ऐसा कौशल कैसे प्रदर्शित कर सकता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या ये सचमुच नेड नाम का कोई प्राणी है जिसे उसके स्वामी ने पालतू बनाया था, कोको ने अपने स्वामी और स्वामिनी के साथ अपने बंधन पर ध्यान केंद्रित किया। जल्द ही उसे इस छोटे से प्राणी के साथ हल्का सा लेकिन फिर भी एक जुड़ाव महसूस हुआ। कोको को यकीन हो गया कि ये नेड ही है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने स्वामिनी की एक मांग सफलतापूर्वक पूरी की और उसे वो मिल गया जिसकी वो तलाश कर रही थी। नेड ने बदले में अपने मालिक के निर्देशों का पालन करते हुए अरसलान को निरंतर देखता रहा। उसने अपनी आंखें बंद नहीं की, वो जागता रहा और इस पूरे समय वो अपने मालिक के आने का इंतजार करता रहा, इस तथ्य के बावजूद कि गांव के केंद्र में एक अजीब सी कलाकृति के कारण उनका संपर्क सीमित था। नेड जो अरसलान को लगातार देख रहा था, वो अपने जीवन में पहली बार डर गया जब अचानक शापित लोमड़ी के बच्चे का खुशनुमा छोटा सा चेहरा उसकी आंखों के सामने शून्य से बाहर झांका। गांव के बीचों बीच उन इमारतों से ज्यादा दूर नहीं जहां कैदियों को रखा गया था, जगह विकृत और फटने लगी। कुछ ही सेकंड्स में कई महिलाओं के अजीब से मंत्रोच्चारण के बीच, जिनका नेतृत्व हाल ही में नेता से बातचीत करने वाली 4 महिलाएं कर रही थीं, एक विशाल द्वार खुल गया जो किसी दूसरी दुनिया की ओर ले जा रहा था। द्वार के आसपास का सामान बदलने और फैलने लगा और पूरे गांव और उसके आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। गांव के आसपास के सभी जीव इन परिवर्तनों को महसूस करके डर के मारे भागने लगे। द्वार खुल गया है, अरेबल ने दबाव और असहजता महसूस करते हुए धीरे से कहा। उसे हाल ही में सिस्टम से खबर मिली थी कि ईदान आ रहा है और उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन अरेबल जानती थी कि ईदान को यहां पहुंचने में समय लगेगा और अब उनके पास समय नहीं था। पोर्टल खुल गया है और जल्द ही उसके भाइयों और बाकी जागृत लोगों को दूसरी दुनिया में ले जाया जाएगा। कोको की मदद से अरेबल को पहले से ही सब कुछ पता था जो उसे जानना जरूरी था, इसीलिए पोर्टल के खुलने से उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। हालांकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि पोर्टल के आसपास का स्थान इतना बदल जाएगा और इतना दबाव फैलेगा। अरेबल को चिंता होने लगी और मन ही मन प्रार्थना की कि ईदान जल्द से जल्द आ जाए। अपनी संवेदनाओं की मदद से उसे एहसास हुआ कि पोर्टल के आसपास उनकी दुनिया के बंधन ढीले हो गए हैं। इसका मतलब ये था कि इस स्थान पर बाहरी लोग अब सिर्फ गोल्डन रैंक तक ही सीमित नहीं थे। दुनिया की बंदिशें ढीली पड़ गई थीं, ये महसूस करते हुए अरेबेल को चिंता होने लगी। उसकी अपनी ताकत स्वर्ण पदवी के बराबर थी और फिर भी व्यवस्था की सीमाओं के कारण वो अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंच पाई थी। प्लैटिनम रैंक वाले प्राणियों का अकेले सामना करना पागलपन है, उसने डर से थोड़ा कांपते हुए फुसफुसाया। हालांकि वो पीछे नहीं हट सकती थी, वरना उसका छोटा भाई बाकी जागे हुए लोगों की तरह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता और अरेबेल को पता नहीं होता कि उसके साथ क्या होता। वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। गहरी सांस छोड़ते हुए ये महसूस करते हुए कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, अरेबेल ने उस भूतिया मुखौटे को छुआ जो उसने हाल ही में लगाया था। उसे याद आया कि उसे ऐसा करने के लिए किस बात ने प्रेरित किया था और वो हल्की सी मुस्कुराई। अरेबेल को जरूरी जानकारी मिलने के बाद कोको ने उसके नन्हे से चेहरे पर अपने नन्हे पंजे थपथपाते हुए उसे याद दिलाया कि उसने अभी तक मास्क नहीं लगाया है। पहले तो अरेबेल को समझ नहीं आया कि कोको ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मन की बात समझकर उसने मास्क शब्द को पकड़ लिया। और फिर अरेबेल को याद आया कि आइस वॉल्करी में परिवर्तन के दौरान जब उसने इसे उतार दिया था तो वो इसे वापस पहनना भूल गई थी। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद कोको। उसने लोमड़ी के बच्चे को धन्यवाद दिया और उसे उठाकर उसके छोटे से माथे को चूम लिया। शीशी,
कोको इस इशारे पर ठिठक गई और फिर अपने छोटे पंजे से अपने गालों को पकड़कर और अपनी आंखें बंद करके वो खिलखिलाने लगी। सिस्टम, क्या आपको लगता है कि ये काम करेगा? अराबेल ने कोको को हंसते हुए देखते हुए पूछा। हाँ, सिस्टम ने संक्षेप में उत्तर दिया, समझते हुए कि अराबेल का क्या मतलब था। कोको, अराबेल ने उसके शांत होने का इंतजार करने के बाद पुकारा। मेरी तुमसे एक और गुजारिश है। अराबेल ने कुछ मिनट पहले घटित हुई घटनाओं पर पुनः विचार किया तथा अपना ध्यान पुनः अपने कार्य पर केंद्रित किया। समय आ गया है, उसने खुद से कहा और जमीन से उछलते हुए हवा में उड़ते हुए उस गांव की ओर दौड़े जो उसकी आंखों के लिए अदृश्य था, एक रहस्यमय कलाकृति के द्वारा बनाए गए भेस के पर्दे के नीचे छिपा हुआ था। द्वार खुल गया है, शुरू करो। चारों महिलाओं में से एक की अधिकारपूर्ण आवाज आई। ये आदेश सुनते ही बाकी सभी महिलाओं ने, जिनके शरीर पर भी रहस्यमय शिलालेख थे, हालांकि इन चारों की तुलना में कम स्पष्ट, जो उनके निम्न पद का संकेत देते थे, तुरंत आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। ज्यादातर गांव वाले साधारण इंसान थे और उनकी आंखें चमक रही थीं। बस कुछ ही दूसरी दुनिया से आई थी और वो सभी खूबसूरत औरतें थीं, जिनके शरीर पर एक जैसे ही शिलालेख थे। आदेश का पालन करते हुए स्त्रियां बंदी जागृत लोगों को बाहर ले जाने लगी। तब तक नश्वर प्राणियों के विपरीत सभी जागृत लोग अपने होश में आ चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हालांकि उनके हाथों में असामान्य हथकड़ी लगी होने के कारण वे अपनी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ थे। अपने सिस्टम तक पहुंच पाना तो दूर की बात थी। अरसलान को भी बाकियों की तरह पहले ही होश आ गया था, लेकिन उसके विचार उथल-पुथल में थे। पहले तो उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वो कौन है। कुछ देर बाद ही उसे अपनी पहचान याद आई और अन्य सभी की तरह उसे भी आश्चर्य हुआ कि वो इस स्थान पर कैसे पहुंचा जहां अज्ञात प्राणियों ने उसे पकड़ लिया। पिछले कुछ घंटों की सारी यादें धुंधली सी लग रही थी। अरसलान, मिलेना ने पुकारा, ये देखते हुए कि वो जाग गया था। अरसलान ने ऊपर देखा और उसके बगल में बैठी मिलेना ऑर्लियंस को भी हथकड़ी लगी हुई देखी। इधर उधर देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो किसी अनजान इमारत के अंदर था, बाकी गिल्ड लीडर्स के साथ एक पिंजरे में बंद। उन्होंने अन्य जागृत लोगों को भी देखा, जिनमें से उन्होंने अपने स्वयं के गिल्ड के सदस्यों को भी पहचान लिया। क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? अरसलान ने बिलेना से पूछा, ये देखते हुए कि वो उसके विपरीत बहुत पहले ही अपने होश में आ चुकी थी। तुम मुझे समझाओ क्या? अरसलान ने विरोध किया। फिर आह भरकर और शांत होकर उसने जल्दी से अपनी स्थिति समझाने का फैसला किया। क्या? ये कैसे हो सकता है? अरसलान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना था। वो इतने सारे लोगों को घात में कैसे ले जा सकता है? अरसलान ने जो भी सुना था उसे सिरे से नकार दिया। उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मिलेना भौएं चढ़ाई देखती रही, क्योंकि अरसलान लगातार उसकी बातों से मुकर रहा था। आखिर उसी ने तो इन सभी जागृत लोगों को, जिनमें वो भी शामिल थी, उस स्थान पर एकत्रित होने के लिए बुलाया था। उसके अधिकार के कारण ही तो सभी ने उसका अनुसरण किया और इस जाल में फंस गए। क्या तुम सचमुच नहीं जानते हो? मिलेना ने अनिश्चितता से पूछा। उसे अभी भी शंका थी कि शायद अरसलान सब कुछ नकार कर आरोपों को खारिज करने की कोशिश कर रहा है। मुझे याद नहीं, अरसलान ने हाल की घटनाओं को याद करते हुए कहा, लेकिन इन यादों में वो बात नहीं थी जिसके बारे में मिलेना बात कर रही थी। उसे बस इतना याद था कि वो जागृत संघ से वापस अपने स्वयं के संघ द्वारा किराए पर ली गई इमारत में लौटा था। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब धुंधला सा था और अरसलान को यकीन नहीं था कि उसने सचमुच कुछ किया था या नहीं। सिस्टम, अरसलान ने मन ही मन अपने सिस्टम को पुकारा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि उसका सिस्टम चुप था और फिर आखिरकार वो डर से भर गया। जब सभी जागृत लोग होश में आए तो वो आपस में फुसफुसाने लगे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने देखा कि उनके समूह की कुछ लड़कियां गायब थी। राया कहाँ है? एक लड़के ने दूसरों से पूछा, लेकिन किसी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। लड़के द्वारा लड़की को पुकारने की आवाज़ सुनकर मिलेना का चेहरा उतर गया और अरसलान ने ये देख लिया। उसे ले जाया गया है, मिलेना ने धीरे से फुसफुसाया ताकि अरसलान को इसकी बात सुनाई दे। जिन लड़कियों को नहीं ले जाया गया था वो भी चुप रहीं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वो कैसे मुस्कुरा रही थीं और सब समझ रही थी कि इन लड़कियों का क्या इंतजार है। मदद के लिए उनकी चीखें भी, कोई भी कुछ नहीं कर पा रही थी, बस चुपचाप प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें भी ना ले जाया जाए। नहीं नहीं, वो चुप लड़कियों को देखते हुए इनकार करने लगा और उसे समझ आने लगा कि जो लोग अनुपस्थित थे उनके साथ क्या हुआ होगा। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि अरसलान की तरह बहुत औरों को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था।
इससे पहले कि कोई भी कुछ समझ पाता वो अचानक भारी दबाव में आ गए। इसके बाद शरीर पर कुछ लिखे हुए अजीबोगरीब औरतें इमारत में दाखिल हुईं और मुस्कुराते हुए सबको बाहर ले जाने लगी। जैसे ही उन्हें बाहर ले जाया गया, सामने एक विशाल द्वार देखकर सभी भयभीत हो गए। ये एहसास कि उन्हें कैदियों के रूप में किसी दूसरी दुनिया में ले जाया जा रहा है, सभी को निराशा में डाल गया। अरसलान ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था और वो अपहरण और दूसरी दुनिया में भेजे जाने के भाग्य को स्वीकार नहीं करना चाहता था। द्वार की ओर देखते हुए उसे आयरीन और उसके छोटे बेटे की याद आई, जो संघ की राजधानी में ही रह गए थे। उसे अभी भी बहुत कुछ करना था और वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अपने इन प्यारे लोगों को याद करते हुए अरसलान को अपनी बड़ी बहन की भी याद आई, जो आयरीन के छोटे भाई के साथ किसी दूसरी दुनिया में गायब हो गई थी और अब भी लापता मानी जाती है। अरसलान ने इस बात से इनकार किया कि उसकी बहन किसी दूसरी दुनिया में मर गई होगी। उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और किसी न किसी वजह से उसे यकीन था कि उसकी बहन के साथ सब कुछ ठीक है। इस बीच सभी को बाहर ले जाकर अजीब महिलाएं उन्हें पोर्टल की ओर ले जाने लगी। अरसलान ने अपने ग्रहलोक के आकाश पर एक आखिरी नज़र डालने के लिए अपना सिर उठाया, इससे पहले कि उन्हें ले जाया जाता, लेकिन उसकी नज़र एक अजीबोगरीब मीनार के ऊपर घूमते हुए एक रहस्यमय गोले पर पड़ी। हालांकि उसकी शक्तियां बंद थी और वो सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, फिर भी उसने अपनी आंख के कोने से एक छोटे से जीव को तेजी से गोले की ओर आते देखा। जब तक वो लगभग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच गया, तब तक किसी ने इस छोटे से जीव पर ध्यान नहीं दिया। अचानक वो प्राणी जोर से फट गया, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और पूरी तरह से अलग चीज में बदल गया, एक बड़ा और पंखों वाला सांप जैसा प्राणी। इस खौफनाक जीव ने अपना मुंह चौड़ा खोला, रहस्यमय गोले को एक ही घूंट में निगल लिया और बहुत तेज गति से आकाश में उड़ गया। सभी जागृत हुए लोग और कुछ महिलाएं एक अजीब प्राणी के अप्रत्याशित रूप से प्रकट होने से आश्चर्यचकित थे, जिसने गोले को निगल लिया था। हालांकि बाहरी नेता, जो अब तक अपने छिपने के स्थान से बाहर आ चुकी थी, और बाकी 5 महिलाओं ने जरा भी चिंता नहीं दिखाई। वे मुस्कुराते हुए उस जीव को ऊपर की ओर उड़ते हुए देखती रहीं और उस गोले को अपने साथ ले गईं। इसके बावजूद निगल जाने के बाद भी वो गोला एक अजीब सी ऊर्जा उत्सर्जित करता रहा, जिसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। निराश और जागे हुए लोगों के दिलों में एक हल्की सी उम्मीद जागी। अरसलान समेत सभी उस जीव की उड़ान पर गौर से नजर रखे हुए थे। अचानक उनका ध्यान एक दूसरे प्राणी की ओर आकर्षित हुआ, जिसकी पीठ पर 2 जोड़ी विशाल बर्फ सफ़ेद पंख और लंबे सफ़ेद बाल थे। जब अरबेल गांव के ऊपर से गुजरी तो नेता और उसकी महिला साथियों ने भौहें चढ़ा ली। हालांकि उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, मानो वे किसी चीज़ का इंतजार कर रही हों। ये जरा सी नालायकी उनके लिए एक बड़ी भूल थी। जिस जीव ने गोले को निगल लिया था, वो अरबेल की ओर दौड़ रहा था। जागृत लोगों की नज़रों में वो एक साक्षात देवी लग रही थी, जो उन्हें बचाने आई थी। जैसे ही वो प्राणी अरबेल के पास पहुंचा, उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और सभी को आश्चर्य हुआ कि वो प्राणी गायब हो गया। बाहरी लोगों की नेता, जो शांति से ये सब देख रही थी, स्तब्ध रह गई। दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया और फिर वो गुस्से से भड़क उठी। आह आह! जिस कलाकृति से उसका गहरा संबंध था वो गायब हो गई, जिससे उसे असहनीय मानसिक पीड़ा हो रही थी। उसकी आंखें काली पड़ गईं और उसका सुंदर चेहरा भयानक विकृत हो गया। मर जाओ! वो चिल्लाई, और उसके फर्श तक लंबे बाल अचानक हिलने लगे और अविश्वसनीय गति से लंबे होते हुए अरबेल की ओर बढ़ने लगे। नेता के अचानक गुस्से ने तुरंत बाकी महिलाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उनके चेहरे पहले आश्चर्य और फिर डर से विकृत हो गए। वे सब ऊपर बैठी अरबेल को घूरने लगी। गोले के लुप्त होने के साथ ही गांव का सारा भेस गायब हो गया तथा उसका अस्तित्व बाहरी दुनिया के सामने प्रकट हो गया। अरबेल, जो उस समय ऊंचाई से बर्फ से ढके जंगल को देख रही थी, आखिरकार गांव देख पाई। उसने उस जीव को तो नहीं देखा जिसने गोला चुराया था, लेकिन उसे अपने पास उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। उसके गायब होने के बाद वो आखिरकार अपने शत्रुओं को देख पाई, और बेशक सबसे पहले उसने अपने छोटे भाई को ढूंढा। भगवान का शुक्र है कि वो ठीक है, अरबेल ने मन ही मन कहा। तभी उसने देखा कि असंख्य काले धागे उसकी ओर आ रहे हैं। नेड, इस गोले को थूक दो, अरबेल ने आदेश दिया और इस आक्रमण की ओर बर्फ आधारित ठंडक की एक विशाल लहर छोड़ दी। बेशक जिस जीव ने गोला निगला था वो नेड था। जैसा कि ईदान ने पूछा था,
अराबेल का पहला विचार यही था कि इस प्रतिबंध और भेद से कैसे छुटकारा पाया जाए। जब कोको को जासूसी के बाद इस बाधा का स्रोत पता चला तो उसने लिम्बो के पहले शहर में हीरो के पवित्र दंड को चुराने के अपने अनुभव के आधार पर एक विचार निकाला। जब केवल कर्मचारी को अपने भंडारण में ले जाकर अराबेल और ईदान इसके और इसके मालिक हीरो के बीच संबंध को सील करने में सक्षम हो गए। अराबेल जानती थी कि ये गोला कोई साधारण बिना मालिक की कलाकृति नहीं हो सकती। उसे शक था कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है और इसका कोई मालिक भी हो सकता है। तो उसने सोचा कि बस गोले को चुराकर तिजोरी में भेज दूं। हालांकि तभी उसे एक समस्या का सामना करना पड़ा। गोले को चुराकर तिजोरी में भेजने के लिए उसे छूना जरूरी था, यानी उसे अंदर जाकर गोले को छूना था, लेकिन बिना किसी की नज़र पड़े ऐसा करना मुश्किल था। लेकिन तभी उसे अपने भंडारण की अनोखी बात याद आई। वर्तमान में ईदान और अराबेल के तहखाने जीवित प्राणियों को रखने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। ईदान और अराबेल अपने तहखानों में केवल उन्हीं प्राणियों को सुरक्षित रख सकते हैं जिनके साथ उनका अनुबंध है। नेड जो उस समय गांव के अंदर पहुंच गया था वही प्राणी था जिसके साथ ईदान ने अनुबंध किया था। इसकी बदौलत नेड को आसानी से उनकी तिजोरी में घुसने का मौका मिल गया। इसी विशेषता का इस्तेमाल नेड और अराबेल ने एक बहुमूल्य कलाकृति चुराने के लिए किया था। इससे बाहरी नेता का गुस्सा भड़क उठा। आदेश मिलने के बाद तिजोरी के अंदर नेड ने वो गोला थूक दिया जो उसने पहले निगल लिया था। गोला अंदर जाते ही सिस्टम ने उसे अपने आप दबा दिया और सील कर दिया। अराबेल को ये एहसास हुआ। उसने तुरंत नेड को बाहर खींच लिया और बाहरी नेता के आक्रमण पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उड़ते हुए प्राणी के रूप में प्रकट हुआ नेड एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर खुशी से भर गया। अपने मालिक के साथ उसका खोया हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया और जो अब तक खाली था उसे फिर से अपना मतलब मिल गया। इस संपर्क के फिर से स्थापित होते ही नेड को अपने मालिक की प्रतिक्रिया का तुरंत एहसास हो गया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उससे क्या अपेक्षित है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और एक जोरदार खिलखिलाहट के साथ वो तेज गति से आकाश में उड़ गया। सभी ने उस प्राणी के असामान्य व्यवहार को देखा, जो पहले गायब हो गया, फिर प्रकट हुआ और अजीब आवाज़ें निकालते हुए आकाश में उड़ गया। अराबेल ने नेड के अजीब व्यवहार को नज़रअंदाज किया और अपनी पूरी ताकत लीडर के आक्रमण को रोकने पर लगा दी। उसकी ठंडी हवा ने उठते धागों को जमाना शुरू कर दिया, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाई। बाहरी नेता की ताकत अराबेल की क्षमताओं से कहीं अधिक थी, इसलिए चाहे इलाके ने उसके मंत्रों को कितना भी बढ़ाया हो, वो इस आक्रमण का सामना नहीं कर सकती थी, बल्कि इसे काफ़ी कमज़ोर कर दिया। हालांकि आक्रमण उस तक पहुंचने से पहले ही ऊपर से गुलाबी बैंगनी रंग का एक विशाल आग का गोला गिरा। उसने कमज़ोर आक्रमण का सामना किया और अंततः उसे रोक दिया। ये देखकर अराबेल ने राहत की सांस ली। उसकी नज़र ऊपर उठी और उसने खूबसूरत लड़के को देखा जिसे वो अच्छी तरह जानती थी। उसके बाल आग जैसे लाल थे, गुलाबी बैंगनी धारियां थीं और आंखें अलग अलग रंगों की थीं। जब वो अराबेल की ओर देख रहा था तो उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी। लगता है मैं समय पर हूँ, है ना बेल? उसने कहा। डैन? अराबेल ने यह सुनिश्चित करने के लिए पूछा कि ये वास्तव में वही था। हाँ बेल, ये मैं ही हूँ। जानती हो एक ही समय पर दो जगहों पर होना कितना असामान्य है। लगता है मुझे इसकी आदत डालने में थोड़ा समय लगेगा। ये सुनकर अराबेल को आखिरकार ये एहसास हो गया कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसका साथी मंगेता और भविष्य का पति ईदान खड़ा है, लेकिन वो असली नहीं बल्कि उसका अवतार है। बेले, कृपया तलवार और पेंडेंट सौंप दो जिसे मेरे मुख्य शरीर ने तिजोरी में रखा था। ईदान ने मानसिक संपर्क के माध्यम से अराबेल को संबोधित किया, ध्यान से देख रहा था कि नीचे क्या हो रहा था। जब ईदान ने उसे उसके संक्षेप नाम से पुकारा तो अराबेल को थोड़ी बेचैनी हुई। हालांकि ये समझते हुए कि उनके पास अनावश्यक बातचीत के लिए समय नहीं है, उसने तिजोरी के अंदर देखा और उसे वास्तव में एक तलवार और उसके बगल में एक अजीब से पेंडेंट मिला। जबकि दंपति आपस में छोटी छोटी बातें कर रहे थे, अन्य लोग, जागृत और बाहरी लोग, उन्हें गौर से देख रहे थे। बाहरी नेता और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने न सिर्फ एक मूल्यवान कलाकृति खो दी, बल्कि एक साधारण और कमजोर प्राणी ने उसके हमले को भी नाकाम कर दिया। बाकी पांचों महिलाओं ने स्थिति को ध्यान से देखते हुए ये समझ लिया कि ये दोनों घुसपैठिए सिर्फ गोल्डन रैंक के प्राणी थे। उनके लिए जो प्लैटिनम रैंक की प्रतिनिधि थी वे सिर्फ एक बाधा थीं। ईदान के प्रकट होने से जागृत लोगों की आशा और बढ़ गई। बचाव के लिए आई लड़की न केवल दिव्य रूप से सुंदर थी, बल्कि वे लड़का भी सचमुच बहुत सुंदर था। देवी जैसी खूबसूरत लड़की की नज़रों से मिलते ही अर्सिला ने एक पल के लिए सिहर उठा। उसकी बड़ी बहन की छवि उसके मन में कौंध गई, लेकिन उसने उसे तुरंत दूर कर दिया। हालांकि इसके बावजूद उसे देखकर बहुत अजीब लग रहा था।
ईदान को पेंडेंट प्राप्त हुआ और उसने युद्ध शुरू होने से पहले उसे जल्दी से पहन लिया। इस बार मैं फिर किसी चाल में नहीं फंसूंगा। ईदान ने अजीब औरतों से अपनी पहली मुलाकात से एक अनमोल सबक सीखा। उसने अगली मुलाकात की तैयारी की और 750 सिस्टम पॉइंट्स में एक सुरक्षात्मक पेंडेंट खरीदा जो उसे मानसिक हमलों से बचा सकता था। ईदान अब आसान निशाना नहीं बनने वाला था और इन मानसिक हमलों को सहने वाला नहीं था। उसके लिए एक बार ही काफी था कि वे बिना कीमत की परवाह किए ये प्लैटिनम ग्रेड पेंडेंट खरीद ले। फिर तलवार लेकर उसने उसकी धार की जांच की। 1 घंटे से भी कम समय पहले उसने इसी तलवार से 3 बाहरी लोगों को मार गिराया था। अब आकाश में वे दुश्मनों की भीड़ को देख रहा था। उनके शुरुआती अनुमान के अनुसार उनमें से कम 6 थे जो पहले मिले 3 के बराबर थे। बाकी बाहरी लोग गोल्ड रैंक और उससे नीचे के थे। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आगे बढ़ो। बाहरी नेता ने गुस्से से आदेश दिया, ये देखते हुए कि उसके अधीनस्थ दोनों घुसपैठियों को आसमान में मंडराते देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। चलो, एक महिला चिल्लाई और उस जागे हुए व्यक्ति को पीछे धकेल दिया जो अभी भी अपनी आंखें आसमान से नहीं हटा पा रहा था। नेता की चीख से उनमें चेतना जागृत हुई और वे आदेश का पालन करने लगी। जागे हुए व्यक्ति को जल्द से जल्द द्वार की ओर ले गई। हटो। जिन लोगों ने इसका विरोध किया उन्हें तुरंत मानसिक हमले से दबा दिया गया, उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया और उन्हें बेरहमी से पोर्टल तक खींच लिया गया। ऐसे कई पाठों के बाद अन्य जागृत लोग अनिच्छा से लेकिन धीरे धीरे पोर्टल की ओर बढ़ने लगे। धिक्कार है, अराबिल ने गाली दी जब उसने देखा कि उसके भाई को भी द्वार की ओर ढकेला जा रहा है। उसने जल्दी से नीचे जाकर उन्हें रोकने का फैसला किया। हालांकि उसके पंख ने उसे कई हमलों से बचने और बच निकलने में मदद की, लेकिन इस बार उसे अपने भाई को अगवा होने और ले जाए जाने से बचाना था। ऐसा करने के लिए उसे या तो नीचे जाना था या फिर कुछ ऐसा लेकर ऊपर आना था जो उन्हें रोक सके। अराबिल तेजी से नीचे की ओर दौड़ा, जिसका इरादा अर्सिलान के समूह की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बाहरी लोगों तक पहुंचना था। कहाँ जा रही हो? एक गुस्से भरी चीख गूंजी और बाहरी लोगों का नेता अराबिल के सामने प्रकट हो गया। उसने अपने अजीब बालों से अराबिल पर हमला किया ताकि वे अर्सिलान तक ना पहुंच सके। यह विश्वसनीय क्षमता क्या है? अराबिल के दिमाग में एक विचार कौंधा जब उसने देखा कि महिला के बाल अजीब तरह से लंबे हो गए और उसकी आंखों के सामने ही तेज भालों की भीड़ में बदल गए जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। बिना समय गवाए अराबिल ने बर्फ की दीवार मंत्र का प्रयोग किया और उसके सामने कई बर्फ की बाधाएं प्रकट हो गई जिन्होंने भालों का रास्ता रोक दिया। बाहरी नेता ने अपनी रक्षा के इस दत्तनीय प्रयास को देखकर केवल मुस्कुराया। भाले जो तीव्र गति से दीवार से टकराने ही वाले थे, अपनी दिशा बदलकर दीवार से आगे निकल गए। धिक्कार है, अराबिल अपनी गलती का एहसास करते हुए चिल्लाई। वे बस अपने पंखों से खुद को ढकने में कामयाब रही। उसने अपने चारों ओर एक गुंबद बनाया और उसकी संरचना को बर्फ में बदल दिया। धमाका धमाका धमाका। वार के बाद वार नेता के बालों से बने काले भाले एक अजीब काली ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए एक के बाद एक अराबिल पर टूट पड़े, उसकी सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश में। वालकरी होने के नाते अराबिल के पंख उसके अपने अभिन्न अंग थे। वे उन पर पड़ने वाले हर प्रहार को भली भांति महसूस करती और तीव्र दर्द का अनुभव करती। स्थिति अत्यंत असमान थी। बाहरी नेता निस्संदेह सर्वोच्च प्लैटिनम रैंक के अधिकारी थे। इसी बीच ईदान ने खुद को एक साथ 5 बाहरी लोगों से घिरा पाया जिन्होंने उस पर एक जबरदस्त मानसिक हमला बोल दिया, उसे दबा देने में। एक मर्द समझकर उन्होंने देखा। ईदान सिर्फ मुस्कुराया, जैसे वे पेंडेंट अपने साथ 150 सिस्टम पॉइंट्स की कीमत पर पूरी तरह खरा उतर रहा हो। वह क्या कर रही है? ईदान ने देखा कि अराबिल कितनी मुश्किल स्थिति में है और कैसे जागृत लोगों को द्वार की ओर ढकेला जा रहा है। ज्यादा समय नहीं बचा था और अराबिल अपने मुख्य तुरुप की किक्के को भूल गई थी। क्या बकवास है, बेले तुम क्या कर रही हो? अराबिल ने मानसिक लिंक के माध्यम से ईदान की चीख सुनी। सिस्टम की अनोखी क्षमता का उपयोग करो और मेरे मुख्य शरीर से आंकड़े ले लो। वह यहाँ नहीं है, इसीलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। धिक्कार है ईदान, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अराबिल ने अपनी गलती का एहसास करते हुए कहा। मैंने सोचा तुम्हें पता होगा, ईदान ने कहा और फिर कहा, मेरे बारे में चिंता मत करो। मैं एक अवतार और एक स्वतंत्र प्राणी हूँ, इसीलिए मेरे मुख्य शरीर के आंकड़े कम करने से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाहरी नेता के लगातार हमलों के बीच अराबिल ने आखिरकार अपने साझे सिस्टम की अनोखी क्षमता का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने ईदान के मुख्य शरीर से वे उसके आधे आंकड़े मांगे और ईदान बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। अराबिल के आंकड़े आसमान छू रहे थे और देखते ही देखते उनकी रैंक स्वर्ण रैंक के शिखर को पार कर प्लैटिनम तक पहुंच गई। बेहतर आंकड़ों के साथ साथ उसके पंखों की रक्षात्मक क्षमता भी बढ़ गई और अब अराबिल को सैकड़ों भालों से मारे जाने का तेज दर्द महसूस नहीं होता था। अब सिर्फ सुरक्षा की चाहत न रखते हुए उसने अपनी रैंक बढ़ाने के साथ साथ एक और तुरुप का इक्का इस्तेमाल करने का फैसला किया जिसे वे अभी तक बचा कर रखे हुए थी।
ये पागलपन की ऊर्जा के साथ उसकी आइस वॉल्करी वंशा परंपरा को बढ़ाना है। आओ कुतिया, हमला करो, ईदान चिल्लाया और उसने प्लैटिनम रैंक वाली 5 महिलाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। उस पर एक और मानसिक हमला हुआ, लेकिन पेंडेंट ने ज्यादातर नुकसान को रोक दिया और उसका एक छोटा सा हिस्सा ही ईदान तक पहुंचा। उस पर पहले भी लगातार बमबारी हो चुकी थी, इसलिए उसे इस हमले का एहसास नहीं हुआ। इसके बाद ईदान बस मुस्कुराया। उन तीनों के उलट इन 5 की रैंक सिर्फ गोल्ड तक सीमित नहीं है। पोर्टल की वजह से दुनिया के प्रतिबंध कमजोर हो गए हैं और इन कुतियाओं की रैंक प्लैटिनम हो गई है। हमेशा की तरह ईदान ने अपने दुश्मनों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। ईदान को अपने प्रकाश तत्व का उपयोग करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने इसे सही समय के लिए बचा कर रखा था। औरतें ईदान की तरफ देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराईं, जैसे वो 3 औरतें जिनसे वो पहले ही निपट चुका था। उनमें से एक, जिसके शरीर पर सबसे ज्यादा निशान थे, कुछ हद तक निष्क्रिय रही और बाकियों को अपनी हरकतें करने दी। ईदान ने ये देखा और मन ही मनाह भरी। उसे एहसास हुआ कि ये महिला उन 5 में सबसे मजबूत थी। ये एहसास होते ही कि उनकी बुनियादी क्षमता उस पर काम नहीं कर रही, औरतों ने शारीरिक हमला कर दिया। चारों के शिलालेख उनके हाथों में जमा हो गए और एक काले हथियार में बदल गए, जिससे ईदान पहले से ही दर्दनाक रूप से परिचित था। जहां तक मुझे पता है, जब तक जीव डायमंड रैंक तक नहीं पहुंचते, वे उड़ नहीं सकते। सिर्फ वे प्रजातियां और जीव जिनके पंख होते हैं, जैसे वैल्करीज और मैं ही उड़ सकते हैं। इसलिए इन कुतियाओं पर मेरा पलड़ा भारी है। ईदान ने अपने पंखों को याद करते हुए सोचा। उनकी मदद से वो ऊपर की ओर उड़कर बच सकता था। हालांकि ईदान भागने वाला नहीं था। वो जानता था कि जैसे ही वो पीछे हटेगा, इन लड़कियों का ध्यान आराबेल की ओर चला जाएगा, और जाहिर है वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। ईदान ने 4 प्लैटिनम रैंक के बाहरी लोगों से सीधी लड़ाई लड़ने का फैसला किया, ताकि आराबेल के लिए समय मिल सके और हो सके तो इन कुतियाओं को खत्म कर सके। ऐसा करने के लिए उसने अपने पंखों को 6 ज्वलंत ब्लेडों में बदल दिया। अपने पिछले युद्ध अनुभव के कारण ईदान ने पहले ही ब्लेडों की इष्टतम संख्या निर्धारित कर ली है, जिसे वह अपनी सौम्य शक्ति से अधिक एकाग्रता और शक्ति खोए बिना नियंत्रित कर सकता है। इससे पहले कि ईदान और महिलाएं निकट युद्ध में शामिल हो पाती, पूरे मैदान में ठंड की लहर दौड़ गई। इस लहर ने सभी को छुआ और सभी का ध्यान इसके स्रोत की ओर खींचा। लहर के केंद्र में आराबेल के पंखों द्वारा निर्मित एक बर्फ सफेद गेंद थी, जिसमें कई काले भाले घुसे हुए थे। ईदान ने तुरंत अपराधी को पहचान लिया और महिलाओं की व्याकुलता का फायदा उठाते हुए उन पर ब्लेड से हमला कर दिया। हालांकि रैंकों में अंतर के कारण महिलाएं आखिरी क्षण में बच निकलने में कामयाब रहीं। उन्होंने ईदान को तिरस्कार से देखा, मानो उसके इस व्यवहार की निंदा कर रही हों, लेकिन वो बस मुस्कुरा दिया। जीवन मरण की लड़ाई में कौन चुपचाप खड़ा होकर ऐसा मौका गंवाएगा, उसने चिल्लाते हुए कहा और फिर से आगे बढ़ा और महिलाओं को आराबेल के विरुद्ध कुछ भी नहीं करने दिया। उनमें से 4 ने अपना ध्यान ईदान पर केंद्रित कर दिया, लेकिन 5वीं, जो उनमें सबसे शक्तिशाली थी, आराबेल के अचानक रूपांतर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वो उस अजनबी से आती शक्ति को महसूस कर सकती थी, और जैसे ही वो अपनी नेता की मदद के लिए आगे बढ़ने वाली थी, ईदान ने इसका रास्ता रोक दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? ईदान ने स्पष्ट विरोध के साथ पूछा। उसकी बेशर्मी देखकर वो महिला सचमुच गुस्से से भर गई। उसके शिलालेख हिलने लगे, लेकिन बाकी 4 के उलट वे 2 काले उड़ते हुए ब्लेडों में बदल गए, जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। भाड़ में जाओ! ईदान के पास चिल्लाने के लिए बस इतना ही समय था कि एक ब्लेड उसके सिर पर लगने ही वाला था। आखिरी क्षण में वो किसी तरह बच निकला, लेकिन ब्लेड फिर भी उसके बाएं गाल को छू गया, जिससे एक छोटा सा घाव हो गया, जो अब काली ऊर्जा से संक्रमित होने लगा था। हालांकि ईदान को अपने घाव के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि उसे ये भी ध्यान देने का समय नहीं मिला कि दूसरा ब्लेड पहले से ही उसकी ओर उड़ रहा था। इस काले ब्लेड की गति इतनी तेज थी कि ईदान को डर के मारे एहसास हुआ कि वो इससे बच नहीं पाएगा। क्लैंक! ईदान और महिला को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ब्लेड अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। ईदान द्वारा स्वयं निर्मित अग्नि ब्लेडों में से एक के द्वारा ब्लेड को चमत्कारिक रूप से विक्षेपित कर दिया गया था। कैसे? ईदान इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर आश्चर्य से चिल्लाया। वो पूरी तरह भ्रमित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये कैसे किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसे और भी हैरान कर दिया। दूसरी काली धार भी एक और ज्वलन धार से विक्षेपित हो गई, जबकि बाकी 4 धारों ने चारों महिलाओं पर हमला कर दिया, जिससे वे ईदान के साथ हस्तक्षेप नहीं कर पाईं। क्या हो रहा है? ईदान ने सोचा। उसे स्वयं पर वास्तविक भय सवार हो गया था।
लेकिन तभी उसे अपने अंदर एक परिचित उपस्थिति का एहसास हुआ और वो उससे संवाद करने की कोशिश कर रही थी, इस बार एक असामान्य तरीके से, भावनाओं के माध्यम से। ईदान ने इस अनुभूति पर ध्यान केंद्रित किया और आश्चर्य से लगभग बेहोश हो गया। नेड, उसने मन ही मन पुकारा और तुरंत उत्तर मिल गया। नहीं नेड, ये तुम हो। ईदान खुश था। लेकिन कैसे? उसने पूछा और नेड ने उत्तर दिया कि उसे नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है। अरे यार, ईदान ने अपने ब्लेड के हमले को टाल दिया। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ईदान खुद हैरान था कि उसने नेड से कैसे बात की, जबकि उसने अवतार क्षमता का इस्तेमाल करके नेड के शरीर पर नियंत्रण कर लिया था। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब नेड ने ईदान के अग्नि ब्लेड पर भी नियंत्रण कर लिया। नेड, मैं समझता हूं कि मैं अपने स्वार्थी कार्य से तुम्हें खतरे में डाल रहा हूं। आखिरकार ये तुम्हारा शरीर है, और अगर मैं कोई गलती करता हूं और मुझे चोट लगती है तो मुझे नहीं, तुम्हें चोट लगेगी। इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर का नियंत्रण वापस दे दूंगा और तुमसे कहूंगा कि तुम एराबेल के उसके छोटे भाई को बचाने में मदद करो। ईदान ने एहसास किया कि उसकी कार्यवाही नेड की शक्ति को सीमित कर रही थी। उसके विपरीत नेड सिस्टम के द्वारा सीमित नहीं था और एक प्लैटिनम रैंक का प्राणी बनकर यहाँ सभी बाहरी लोगों के साथ बराबरी से लड़ सकता था। स्थिति की जटिलता को समझते हुए ईदान ने अपना विचार त्याग कर एक ज्यादा सही रास्ता चुनने का फैसला किया। हाँ, क्या? उस समय नेड द्वारा साझा की गई जानकारी ने ईदान को पूरी तरह अवाक कर दिया। धित तेरी की! ईदान सहम कर चिल्लाया और आखिरी क्षण में काले ब्लेड से बच निकला। हालांकि ब्लेड फिर भी उसे छू गया, जिससे उसके कंधे पर एक गहरा घाव हो गया, जिससे वो तार की एक इमारत से चिपक गया। ईदान को घाव के कारण सांस लेने में कठिनाई हो रही थी तथा उसके मुंह से भारी मात्रा में काला खून बह रहा था। ये क्या था? ईदान ने मन ही मन खुद से पूछा। उसे बहुत दर्द हो रहा था। बाद में जब वो महिला उसके पास आई, तभी उसे एहसास हुआ कि अग्नि के अल्फा में उसका परिवर्तन रद्द हो गया था और उसकी सारी अग्निधारें गायब हो गई थी। ईदान को भय के साथ एहसास हुआ कि उसने सिस्टम से संपर्क खो दिया था। प्लैटिनम रैंक तक पहुंचने और पागलपन की ऊर्जा के साथ अपने आइस वैल्करी वंश को मजबूत करने के बाद अराबेल ने अपनी सुरक्षा को खत्म कर दिया और अपने पंख फैला दिए। उसके पास बर्फ सफेद पंखों के 2 जोड़े हुआ करते थे, लेकिन अब केवल एक जोड़ी ही बर्फ सफेद रह गई है, जबकि ऊपर वाली जोड़ी ने गुलाबी बैंगनी रंग प्राप्त कर लिया है, जो पागलपन की ऊर्जा की शक्ति को दर्शाता है। उसके बर्फ जैसे सफेद बाल और दाहिनी आंख का कुछ हिस्सा भी बदल गया, जिससे उसका रंग पागलपन की ऊर्जा में बदल गया। जब उसने अपने सामने खड़ी महिला को देखा तो उसके ठंडे और उदासीन चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई। अरेबेल एक खूबसूरत बर्फ सफेद देवी से बर्फ की एक दुर्जेय और निर्दयी महिला में बदल गई है। बिना कुछ कहे या हिचकिचाए उसने अपने सामने खड़ी महिला पर हमला कर दिया और अपने चारों ओर बर्फ के भालों और कीलों का घेरा बना लिया, जिनकी संख्या गिनना असंभव था। बाहरी लोगों की नेता को रक्षात्मक रूप अपनाना पड़ा। वो उछल पड़ी और अपने अजीब बालों का इस्तेमाल करके ज्यादातर हमलों को आसानी से चकमा दे गई, और जिन भालों से वो बच नहीं पाई उन्हें उसने अपने बालों में फनल बनाकर बालों को घुमाकर सोख लिया। इस हमले से नेता का ध्यान भटकाने के लिए अराबेल ने तुरंत लक्ष्य बदल दिया और अन्य स्वर्ण रैंक वाले बाहरी लोगों पर हमला कर दिया, जो पहले से ही कुछ जागृत लोगों को पोर्टल तक ले जाने में कामयाब हो गए थे। सौभाग्य से उसका भाई अभी तक पोर्टल में प्रवेश करने में सफल नहीं हुआ था। अराबेल उस औरत के सामने प्रकट हुई जो बिजली की गति से अपने भाई को धकेल रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पंखों को अविश्वसनीय बल से अविश्वसनीय तीक्ष्णता प्रदान करते हुए काट दिया और उस औरत को 2 टुकड़ों में काट दिया। वहां रुके बिना वो तुरंत अगले लक्ष्य पर चली गई। साथ ही उसने बर्फ का जादू चलाया, जिससे बाहरी नेता पर बर्फ का जादू चला, जिससे उसके लिए घटनाक्रम में हस्तक्षेप करना असंभव हो गया। साथ ही वो जागृत लोगों के साथ आए अन्य कमजोर बाहरी लोगों को भी नष्ट कर रही थी। अराबेल को इतना गड़बड़ करते देख बाहरी नेता आग बबूला हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाकी 5 प्लैटिनम रैंक वाले अधीनस्थ क्या कर रहे थे। इधर उधर देखने पर उसे पता चला कि वो सभी एक मामूली गोल्ड रैंक वाले आदमी को भी नहीं संभाल पा रहे थे, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। जैसे ही वो पुनः अराबेल की ओर बढ़ने वाली थी, अचानक उसके सामने एक तीव्र अर्धचंद्राकार चाप प्रकट हुआ, जो 3 अलग अलग ऊर्जाओं के सम्मिलन से बना था। उसके बालों से हमले को चकमा देने और उसे रोकने की कोशिश नाकाम रही। बिना किसी प्रतिरोध के उसके बालों का एक बड़ा हिस्सा और उसका दाहिना हाथ फट गया। आह! औरत दर्द से चीखी, अपने कटे हुए हाथ को पकड़े हुए। उसकी आंखों से काला खून बहने लगा और उसके कटे हुए होंठों से काला खून बहने लगा।
ये समझते हुए कि वो इस पागल औरत को अकेले नहीं रोक सकती, बाहरी नेता ने एक निर्णय लिया। उसने अपनी जेब में एक अजीबोगरीब काला पत्थर निकाला जो किसी अकल्पनीय ऊर्जा से भरा हुआ था और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कुचल दिया। मुझे इसका उपयोग करने के लिए मजबूर करने पर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने पत्थर को कुचलते हुए फुसफुसाया। धमाका! पूरे क्षेत्र में एक अजीब ऊर्जा की लहर फैल गई जिसने मुख्य रूप से सिस्टम के उपयोगकर्ताओं को प्रभावित किया। हथकड़ी लगे हुए जागृत लोग भी मुसीबत में थे। उनके दिमाग भ्रमित हो गए, वे बेहोश होने लगे और जमीन पर गिरने लगे। केवल अरसलान और मिलेना जैसे गिल्ड लीडर, जिनके पास दुर्लभ सिस्टम थे, अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे थे, लेकिन वो भी हाँफते हुए घुटनों के बल गिर पड़े। एरेबेल, जो उन्माद में बाहरियों से लड़ रही थी और उन्हें मार रही थी, वो भी इस ऊर्जा से प्रभावित हुई। वो लड़खड़ा गई और उस जगह से थोड़ी ही दूर गिर पड़ी जहां उसका छोटा भाई अरसलान था। उसका दिमाग धुंधला हो गया था, उसका सिर घूम रहा था, लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उठने की कोशिश करते हुए उसे डर के मारे एहसास हुआ कि उसका आइस वैल्करी में रूपांतरण रद्द हो गया है। उस पर हावी पागलपन की ऊर्जा अनियंत्रित हो गई, जिससे उसके शरीर को नुकसान पहुंच रहा था। अरेबेल ने उठने की कोशिश की और गहरे लाल रंग का खून थूक दिया। उसका शरीर कांप रहा था। उसके सामने उसका भूतिया मास्क जमीन पर पड़ा था, जिसका असर भी खत्म हो चुका था। कोई उसे ले ना जाए, इसलिए अरेबेल ने मास्क को छू लिया। खुशकिस्मती से उसका स्टोरेज अभी भी काम कर रहा था और मास्क वहां रख दिया गया। कठिनाई से उठते हुए अरेबेल ने चारों ओर देखा और अपने छोटे भाई की नज़र से मिली, जो उसे पूरी तरह से आश्चर्य से देख रहा था। बिना किसी मास्क के और बिना आइस वैल्करी में रूपांतरित हुए अरेबेल अपने असली रूप में सबके सामने आ गई। अरसलान को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने क्या देख रहा है। वो लंबे लाल बाल और नीली आंखें, वो चेहरे की विशेषताएं, कुछ बदलावों के बावजूद वो अपनी बड़ी जुड़वा बहन अरेबेल को पहचानने से खुद को नहीं रोक सकता था, जो 1.5 साल पहले गायब हो गई थी। बहन, अरसलान ने मन ही मन अरेबेल को देखते हुए कहा। ये देखकर कि उसके छोटे भाई ने उसे पहचान लिया, अरेबेल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन जब बाहरियों का नेता उसके बगल में प्रकट हुआ तो वो तुरंत गायब हो गई। अन्य जागृत लोग भी बर्फ की सफेद देवी का असली रूप देखकर चकित रह गए। उन्होंने तुरंत अरसलान को पहचान लिया। कोई कमजोर व्यक्ति ही उनके बीच के संबंध को नजरअंदाज कर सकता था। दोनों के बालों और आंखों का रंग एक जैसा था और इसके अलावा दोनों में एक विशेष सुंदरता थी और वो एक जैसे दिखते थे। अरसलान की तरह मिलेना भी पूरी तरह आश्चर्यचकित रह गई जब उसे पता चला कि वो कौन थी। ये अरसलान की बड़ी बहन अरेबेल है, वही जिसने 1.5 साल पहले तहलका मचाया था और बिना किसी सुराग के गायब हो गई थी। अफवाहों के मुताबिक वो आयरीन के छोटे भाई के साथ भाग गई थी, लेकिन तब तो वो एक मरणशील प्राणी थी। किसने सोचा था कि वो एक जागृत महिला बन जाएगी, और वो भी इतनी शक्तिशाली। मिलेना सबसे ज्यादा अरेबेल की वारिक शक्ति से प्रभावित थी। उसने पहले कभी किसी जागृत योद्धा को इस तरह लड़ते नहीं देखा था। तभी उसका ध्यान पास ही चल रहे युद्ध क्षेत्र की ओर गया। वहां वो युद्ध युवक एक साथ 5 प्लैटिनम श्रेणी के प्राणियों से लड़ रहा था। जैसे ही मिलेना ने अरेबेल को पहचाना, उसे तुरंत शक हुआ कि उसके साथ आया लड़का संभवतः आयरीन का छोटा भाई है। हालांकि वो ठीक से नहीं बता सकती थी कि ईडान कैसा दिखता है, इसलिए वो यकीन नहीं कर सकती थी कि वो वही है। वो जहां खड़ी थी वहां से उसके चेहरे के भाव देखना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन जब उसने उसकी हालत देखी तो वो निराशा से भर गई। मोक्ष की जो आशा अभी प्रकट हुई थी वो उतनी ही शीघ्रता से लुप्त हो गई। इस गति से हम शीघ्र ही सही स्थान पर पहुंच जाएंगे। यारा ने अपनी गणना साझा की तथा एक बार फिर स्पष्ट किया कि उन्हें कितनी दूरी तय करनी है। ईदान को सुखद आश्चर्य हुआ। इस संशोधित जेट की गति बहुत तेज थी और उसकी गणना के अनुसार ये अपने पंखों पर उड़ने की तुलना में कहीं अधिक तेज गति से चल रहा था। इस गति से तो हम जल्दी ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, और मुझे अभी तक पूरी तरह से ठीक होने का समय नहीं मिला है, ईदान ने आह भरते हुए कहा। वो खुश था कि उसे रेड फॉक्स ग्रुप के सदस्य मिल गए। उनके बिना वो उसे अकेले ही उड़कर आना पड़ता, और कौन जाने वो समय पर पहुंच पाता या नहीं। हालांकि रेड फॉक्स ग्रुप के नेता के व्यवहार ने उसकी सारी खुशी को फीका कर दिया, जो साई की तरह ईदान का पीछा करता रहा और उसे एक पल भी चैन नहीं लेने दिया। अरे इथन, क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? प्लेन में हमारे पास ड्रिंक्स का अपना कलेक्शन है, हैली ने उसके बगल में बैठते हुए और उससे नजरें नहीं हटाई कहा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसके ग्रुप की बाकी लड़कियां अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके सामने एक बिल्कुल अलग इंसान खड़ा था। ये उनका नेता नहीं बल्कि एक असली धोखेबाज था।
ईदान ने एक बार फिर समर्थन के लिए लड़कियों की ओर देखा, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने अपना सिर हिलाकर स्थिति में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिससे वो बहुत नाराज हो गया। किसी वजह से सारी लड़कियां उससे दूर रहने लगी और उसे हैली के साथ अकेला छोड़ दिया। हालांकि वो समय समय पर उसे अजीब नज़रों से देखती रहती थीं। नहीं हैली, मैं पीना नहीं चाहता, ईदान ने मना कर दिया। फिर उसके अगले सवाल को अनदेखा करते हुए उसने अपना ध्यान सिस्टम विंडो की ओर लगाया, जहां एक पेंडेंट था जिसकी कीमत 750 सिस्टम पॉइंट्स थी। सिस्टम पेंडेंट खरीदो और उसे तलवार के बगल वाले स्टोरेज में रख दो, ईदान ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा। उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी और उसने बिना किसी कीमत की परवाह की उसे तुरंत खरीदने का फैसला कर लिया। बाहरी लोगों के मानसिक हमलों से होने वाला सिरदर्द पूरी तरह से गायब तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो गई है। अब ईदान सामान्य रूप से सोच सकता था और पिछली घटनाओं का विश्लेषण कर सकता था। ओह, ईदान को अचानक लगा कि नेड के साथ उसका अवरुद्ध संबंध पुनः स्थापित हो गया है। बेले कामयाब हो गई। ईदान खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी की जगह चिंता ने ले ली। तो ये उसने शुरुआत कर दी है। बहाल कनेक्शन के माध्यम से ईदान ने नेट से अनुरोध किया और तत्काल सहमति प्राप्त करने के बाद उसने अद्वितीय अवतार क्षमता को सक्रिय कर दिया, जिसे उसने और अरबेल ने परफेक्ट डोपलगैंगर्स के साथ पहला अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद हासिल किया था। इस क्षमता की विशिष्टता ये थी कि ये केवल परफेक्ट डोपलगैंगर्स के साथ ही काम करती है। एक ही समय में दो जगहों पर होना एक अद्भुत एहसास है, ईदान ने बुदबुदाते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी क्षमता का उपयोग किया, उसने अपने अवतार से सूचना का आदान प्रदान किया। तुमने क्या कहा? उसने अचानक उसे बुदबुदाते हुए सुना। ईदान डर के मारे सिहर उठा। एक पल के लिए भूल गया कि वो विमान में दूसरे लोगों की मौजूदगी में है, न कि उस गांव में जहां उसका अवतार अब है। मुझे इसकी आदत डालनी होगी, उसने सोचा। इस खेमे के तीसरे प्रतिनिधि की ओर देखते हुए ईदान ने यारा से कहा, जो अल्पकालिक रूप से उसके समूह का नेतृत्व कर रही थी। दूसरी दुनिया का द्वार पहले ही खुल चुका है, उसने घबराए हुए स्वर में कहा। क्या? सभी लड़कियां हैरान हो गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और यारा ने तेजी से अपना संयम संभालते हुए पूछा, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? ईदान जवाब देने से पहले ही अरबेल ने उसने अपने मौजूदा आंकड़ों का आधा हिस्सा मांग लिया। वो बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया और अपनी आधी शक्ति खोने से तुरंत कमजोर महसूस करने लगा। मेरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रिश्ता है, ईदान ने अपनी कमजोर स्थिति से निपटने की कोशिश करते हुए कहा। उसने नेड का जिक्र न करने का फैसला किया। इस बात के अलावा कि पोर्टल खुला है, उसके आसपास दुनिया की बंदिशें ढीली हो गई हैं और इससे पहले कि ईदान अपनी बात पूरी कर पाता, हैली ने उसे पकड़ लिया। क्या कहा तुमने? क्या दुनिया की बंदिशें ढीली हो गई हैं? क्या इसका मतलब है कि स्वर्ण पद से ऊपर भी कोई प्राणी है? ये सवाल पूछते हुए उसकी लाल आंखें उत्साह से चमक उठी। हाँ, वहाँ कम से कम 6 प्लैटिनम रैंक वाले जीव हैं। हीली के अप्रत्याशित व्यवहार से थोड़ा हैरान ईदान ने उसके अनुमान की पुष्टि कर दी। ये सुनकर सभी लड़कियां गहरी सांसें लेने लगी। क्या हमें वहां जाना चाहिए? निमुका ने पूछा, और उसके बाद सुनकर सबकी निगाहें हीली की ओर मुड़ गई। उनके चेहरे धुंधले हो गए। हाँ, आखिरकार योग्य प्रतिद्वंदी, हैली ने स्पष्ट प्रसन्नता के साथ कहा। उसके बाद मैं ग्रुप बदलने के लिए आवेदन करूंगी। अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं गिल्ड छोड़ दूंगी, उवाशा ने शिकायत की। बाकी लड़कियां, हालांकि उन्होंने अपनी राय जाहिर नहीं की, उसकी बातों से पूरी तरह सहमत थीं। हैली के मार्गदर्शन में वो पहले ही काफी कुछ झेल चुकी थी और हर बार उसका व्यवहार और भी अजीब और खतरनाक होता जा रहा था। उसके विपरीत, जिसके पास एक दुर्लभ तंत्र था, वे केवल साधारण तंत्रों की स्वामिनियां थीं। और हालांकि सभी लड़कियां अपने पागल नेता का अनुसरण करते हुए मरना नहीं चाहती थीं, फिर भी उन्हें कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। हे ईथन, शायद तुम इस सब के बाद लीडर को अपने साथ ले जाओ, जुड़वा लड़कियों में से एक सारा ने मासूमियत से भोली भाली नजरों से सुझाव दिया। सभी लड़कियां हैरान हो गई, फिर उनकी आंखें चमक उठी। हमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? नहीं, ईदान ने सारा के अनुरोध के बारे में सोचे बिना ही निर्णायक रूप से कहा। सभी लड़कियों के चेहरे तुरंत उदास हो गए। हैली, जो इस इनकार को सुनकर बहुत खुश थी, स्तब्ध रह गई। अचानक ईदान ने अपना सिर पकड़ लिया। दर्द जो लगभग कम हो गया था, नए जोश के साथ लौटा जब एक अजीब सी ऊर्जा ने उसके अवतार को छुआ, जिससे उनका और नेड का रिश्ता टूट गया। ईदान जोर जोर से सांस लेने लगा, जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर गए। क्या हुआ? यारा ने पूछा। तुम्हें क्या हुआ है? हैली ने पूछा, जो ईदान की स्थिति में अचानक आए बदलाव को देखकर होश में आई। सिस्टम, अभी क्या हुआ? लड़कियों की अनदेखी करते हुए ईदान ने पहले सिस्टम की ओर रुख किया। होस्ट, इस सिस्टम का दूसरे होस्ट से कनेक्शन टूट गया है। ये सिस्टम की प्रतिक्रिया थी जिसने ईदान को भय से स्तब्ध कर दिया। लेकिन कैसे? क्या हुआ? बाहरी नेता ने किसी निश्चित क्षेत्र के भीतर सभी संबंधों को तोड़ने के लिए किसी प्रकार की वस्तु का उपयोग किया है, सिस्टम ने स्पष्ट किया। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ईदान घबराहट से भरकर कसम खाने लगा। अवतार के साथ क्या है? मुझे उससे कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता। क्या वो गायब हो गया है? उसने चिंता छुपाए बिना पूछा। अवतार एक अनूठी क्षमता का परिणाम है। इसका इस सिस्टम से मेजबान जैसा कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपके द्वारा पालतू बनाए गए जीवों से इसका संबंध अवश्य ही है। इसलिए अवतार इस सिस्टम और आपसे, मेजबान से कनेक्शन टूटने के बाद भी तब तक मौजूद रहेगा जब तक आप उसे खुद दूर नहीं करते या उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, सिस्टम ने अपने मेजबान की चिंताओं का जवाब दिया। सिस्टम की प्रतिक्रिया ने ईदान के इस विश्वास को और मजबूत कर दिया कि उसके अवतार की क्षमता अनूठी है और इसमें कई रहस्य छिपे हैं जो उसके लिए अज्ञात हैं। हाल ही में अवतार से संपर्क टूटने से पहले ईदान ने एक अद्भुत और अकल्पनीय चीज की खोज की थी।
उसे और नेड को इस घटना के पीछे की वजह समझने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि एक अचानक हुई घटना ने उसके अवतार से उसका संपर्क तोड़ दिया और वो पूरी जानकारी नहीं जुटा पाया। अब जाकर ईदान को एहसास हुआ कि उसने अवतार की क्षमता का उपयोग खुद किया था, बिना किसी सिस्टम की मदद और मध्यस्थता के। नेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे और अरबेल को इस शक्ति का उपयोग करने का ज्ञान मिला था, और ये ज्ञान स्वतः ही उनकी स्मृति में समा गया था। अब ये जानते हुए कि उसके अवतार का अस्तित्व सिस्टम से स्वतंत्र था, ईदान को विश्वास था कि वो गायब नहीं हुआ है और अभी भी अरबेल के साथ है। अध्याय 313 मेरा तत्व। ईदान काले ब्लेड से दीवार से चिपका हुआ और अपने मुख्य शरीर से संपर्क खो चुका था, अपने सामने खड़ी महिला को देखकर भयभीत हो गया। वो 5 बाहरी लोगों में सबसे ताकतवर थी और उसके हाथ में एक दूसरा काला ब्लेड था। ईदान को बहुत दर्द हो रहा था और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। अब तुम इतने बहादुर नहीं रहे, है ना लड़के? उसने मजाकिया लहजे में पूछा। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना और ईदान की बातें सुनने की इच्छा न रखते हुए महिला ने उसके गले में लटके पेंडेंट को पकड़ लिया और उसे फाड़ दिया। छोटी छोटी तरकीबें, वो हंसते हुए बोली, क्योंकि उसे पता था कि यही वो पेंडेंट था जो ईदान को उनके मानसिक हमलों से बचाता था। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, महिला ने पेंडेंट को ध्यान से देखते हुए कहा, और उसे ये दिलचस्प लगा। सिस्टम और अपने मुख्य शरीर से संपर्क टूटने के बाद मैं गायब क्यों नहीं हो गया? ईदान ने अपनी चोटों से असहनीय दर्द का अनुभव करते हुए सोचा, और फिर ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। क्या मेरा सिस्टम से कोई संबंध था भी? उसने याद करने की कोशिश करते हुए सोचा, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसे याद नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में अवतार रहते हुए भी उसका सिस्टम से कोई संबंध था। उसका सिर्फ नेड और उसके मुख्य शरीर से ही संबंध था। जब एक अजीब ऊर्जा ने उसके मुख्य शरीर से उसका संपर्क तोड़ दिया और अग्नि के अल्फा में उसके परिवर्तन को रद्द कर दिया, तो उसने गलती से सोचा कि उसने सिस्टम से भी संपर्क खो दिया है। नेड, ईदान ने मन ही मन पुकारा, उम्मीद करते हुए कि उसका साथी अभी भी यहाँ होगा। और उसकी खुशी की बात ये थी कि उसे तुरंत जवाब मिल गया। ईदान ने असहनीय दर्द को नज़रअंदाज करते हुए जोर से हंसना शुरू कर दिया, जिससे महिलाओं का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये आदमी इतनी खुशी से क्यों हंस रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो पागल हो गया है? उनमें से एक ने सुझाव दिया, ये मानते हुए कि स्थिति की निराशाजनकता ने उसे पागल बना दिया है। मुझे इसका क्या करना चाहिए? ये क्या है? दूसरे ने पूछा। इसे बांध दो, उनमें से सबसे मजबूत, जिसने ईदान को दीवार से जकड़ रखा था, हुक्म दिया। इस व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति और अच्छी प्रतिरोधक क्षमता है। ये उच्च पदस्थ लोगों के लिए एक बेहतरीन उत्पाद होगा। महिलाएं मुस्कुराएं। अगर कोई इसे नहीं खरीदता तो मैं इसे अपने पास रखना चाहूंगी, एक महिला ने होठ चाटते हुए कहा। ये सुनकर बाकी महिलाओं की आंखें चमक उठीं और ये साफ हो गया कि वे भी इस विकल्प पर विचार कर रही थी। यहाँ तक कि जिसने ईदान को पकड़ रखा था, वे भी उनके विचारों से सहमत दिख रही थी। कुत्तियां, ईदान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सुनकर कि कैसे ये महिलाएं उसकी राय पूछे बिना उसके भाग्य का फैसला करना शुरू कर देती हैं। ठकराना, उनमें से एक औरत को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसकी बात पर प्रतिक्रिया देते हुए उसके मुंह पर मुक्का मार दिया। वे सब उस शब्द का मतलब जानती थी और उन्हें ये पसंद नहीं आया कि वो आदमी उन्हें इस तरह बुला रहा था। हा हा हा, ईदान हंसता रहा। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए महिला ने अपना ब्लेड वापस लौटा दिया, उसे ईदान के शरीर से बाहर निकाल लिया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। उसके घाव से खून बहने लगा। वो काली ऊर्जा से भर गया। महिलाओं को यकीन था कि इस हालत में वो कुछ भी करने या कोई कदम उठाने में असमर्थ है। वे अनजाने में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही थीं। अवतार ईदान को अब डर और निराशा महसूस नहीं हो रही थी। वो अपनी स्थिति और क्षमताओं से पूरी तरह अवगत था। अच्छा साथी, क्या हम वहीं से शुरू करें जहां से हमने छोड़ा था? उसने मन ही मन नेड से पूछा, और जवाब में उसे तुरंत अपनी भावनाएं और प्यास महसूस हुई। मैं बदला लेना चाहता हूँ, इन औरतों को चीर-फाड़ कर मारना चाहता हूँ। ईदान ने इस प्यास को पूरी तरह साझा किया और उसके साथ कार्य करने के लिए तैयार था। अरैबल की हालत ईदान के अवतार से ज्यादा अलग नहीं थी। पागलपन की अनियंत्रित ऊर्जा ने उसके शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। उसके पास न तो समय था और न ही मौका कि वो ये सब होने से रोक सके। अब अपनी चोटों से पीड़ित हो अरैबल नीचे बैठ गई और सीधे आउटसाइडर लीडर की आंखों में देखने लगी, जो उसकी ओर देख रहा था।
महिला के चेहरे पर अब वो सुंदरता नहीं थी, बल्कि केवल अराबल के प्रति गहरा रक्त रंजित क्रोध और गुस्सा था। अराबल की आंखों में डर का कोई निशान न देखकर आउटसाइडर लीडर और भी क्रोधित हो गई और वो उसे व्यक्तिगत रूप से यातना देना और अपने हाथों से मार डालना चाहती थी। लेकिन उससे पहले आउटसाइडर लीडर को ये पता लगाना था कि इस महिला ने ये कलाकृति कहाँ रखी थी। उसने अपने बालों को सहलाते हुए अराबल की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया, और साथ ही वो अपने बालों के सहारे खुद भी ऊपर उठ गई, जिससे अराबल हवा में लटक गई। अरसलान के लिए ये असहनीय था कि उसकी बड़ी बहन, जो उसे बहुत प्रिय थी, उसकी आंखों के सामने प्रताड़ित की जा रही थी। अरसलान समझ गया कि उसे अपनी इस हालत में कुछ नहीं करना चाहिए। उसकी कोई भी हरकत स्थिति को और भी बिगाड़ सकती थी। ये बात समझते हुए भी उसने अपनी बहन की मदद करने का कोई रास्ता ढूंढने से खुद को नहीं रोका। गोला कहाँ है? बाहरी नेता ने अराबल को उठाते हुए और उसका गला दबाते हुए पूछा। उसने अराबल के पूरे शरीर और उपकरणों को बारीकी से देखा और उसे कोई भी जगह नहीं मिली। हालांकि उसने और बाकी लोगों ने खुद देखा कि कैसे एक महिला हवा से तलवार निकालकर उस आदमी को दे रही थी। मैं पूछ रही हूँ, गोला कहाँ है? अराबल की चुप्पी को बर्दाश्त न करते हुए नेता की कई लटें नुकीली कीलों का रूप लेते हुए अराबल के शरीर में घुस गई, महत्वपूर्ण अंगों को बचाते हुए। आह! अराबल दर्द से बुदबुदाई, साथ ही सांस लेने की भी कोशिश कर रही थी। उसके अपने विचार इस कठिन परिस्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सिस्टम अब काम नहीं कर रहा है, अराबल ने सोचा। ये पहली बार नहीं है जब सिस्टम अनुपलब्ध हुआ है। सिस्टम ने हमें इस बारे में एक से अधिक बार चेतावनी दी है और हमें सलाह दी है कि हम इसके बिना अपनी शक्तियों का उपयोग करना सीख लें। सिस्टम से कनेक्शन खत्म हो गया है, लेकिन मेरी रैंक अभी भी है। लेकिन ईदान के आधे आंकड़ों के समर्थन के बिना ये गोल्डन रैंक तक गिर गई है। मेरे सितारे भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन एज़मा और बेरा गायब हैं। मेरे तत्व। अराबल अपने तत्वों तक पहुंचते ही उसके विचार अटक गए। वे बर्फ के तत्व के साथ अपनी निकटता को महसूस नहीं कर पा रही थी। वो तत्व जिसके साथ उसका सबसे अधिक संपर्क था और जो सबसे आगे बढ़ा था। अंधकार के तत्व के विपरीत, जिसकी उपस्थिति उसे इस समय पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। ये एक अजीब एहसास था। ईदान की तरह अराबल ने भी कभी अपने दूसरे तत्व, अंधकार के तत्व की निकटता का सहारा नहीं लिया था। हालांकि अब जब वो आउटसाइडर लीडर के हाथों में थी और उसके अजीब काले बालों से, जो काले भालों जैसे लग रहे थे, छेदा हुआ था, तो वो पहले से कहीं अधिक अंधकार के तत्व के करीब महसूस कर रही थी, न कि बर्फ के तत्व के। क्या ये हो सकता है? एक अजीब और अविश्वसनीय विचार अराबल के दिमाग में कौंध गया। उसी क्षण उसका शरीर आउटसाइडर लीडर के बालों से निकलने वाली काली ऊर्जा से भरने लगा, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय ये काली ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी, जिससे अंधकार